कल्पना कीजिए एक ऐसे विमान की जो क्रैश नहीं होता बल्कि समय में ही खो जाता है, जो आसमान से नीचे नहीं गिरता बल्कि युगों के बीच कहीं फंस जाता है। आज हम जिस कहानी की आप कह सकते हैं पड़ताल कर रहे हैं वो इसी बहुत ही दिलचस्प ख्याल पर आधारित है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है भूंजर, समय में विलुप्त हुआ विमान। और ये सिर्फ एक मशीन के खोने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है समय की, भुला दिए गए ज्ञान की और बदलते युग के साथ खुद को बदलने की एक जबरदस्त चुनौती की। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद ही यही है कि इस पौराणिक विज्ञान कथा की परतों को खोला जाए। एक खोई हुई तकनीक, एक भूला हुआ रक्षक और समय के पार जाने की उसकी यात्रा। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे किरदार से, जो कोई इंसान नहीं है। हाँ, कहानी का हीरो है शकुन विमान और स्रोत साफ कहता है कि ये नष्ट नहीं हुआ बल्कि समय में विलुप्त हो गया। और ये किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ? नहीं। एक मिनट, तो मतलब ये किसी एलियन हमले या तकनीकी खराबी की वजह से गायब नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। कहानी में तो बताया गया है कि विमान ने खुद ही एक समय लॉक या आप कह सकते हैं टाइम सील को सक्रिय कर दिया था। हाँ। किसी पायलट ने नहीं बल्कि मशीन ने खुद। ये तो ऐसा लगता है जैसे विमान में अपनी सोच थी, अपनी चेतना थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस कहानी की पहली और सबसे बड़ी पहेली है। ये कोई बाहरी घटना नहीं थी बल्कि विमान की अपनी एक क्रिया थी। और इसका कारण तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। स्रोत में महर्षियों की एक भविष्यवाणी का जिक्र है। अच्छा। भविष्यवाणी थी, जब मानव ज्ञान से दूर जाएगा तब विमान स्वयं को छिपा लेगा। अरे वाह, तो ये एक तरह का मतलब एक नैतिक फेल सेफ सिस्टम था। बिल्कुल। मतलब जब इंसानियत ज्ञान और विवेक के रास्ते से भटक गई तो तकनीक ने खुद को आप कह सकते हैं बाजार से हटा लिया ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। सही समझे। ये तकनीक पर एक बहुत बड़ी नैतिक टिप्पणी है ना? हाँ बिल्कुल है। ये सिर्फ एक सुरक्षा उपाय नहीं है, ये तकनीक के अस्तित्व को मानवता की जिम्मेदारी से जोड़ता है। कहानी में लिखा है कि विमान अब किसी भौतिक जगह पर नहीं था बल्कि युगों के बीच कहीं मौजूद था। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। कोई चीज यही है पर एक ऐसे टाइम डायमेंशन में फंसी है कि हम उसे देख या छू नहीं सकते। और विमान के साथ साथ उसका रक्षक भूंजर, वो भी इतिहास से मिट गया। हाँ, तकनीक और उसका रखवाला दोनों एक साथ गायब। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हजारों साल बाद कलयुग में वो फिर से शुरू होती है। भूंजर का दोबारा जन्म होता है। हाँ, और ये पुनर्जन्म कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है, क्योंकि कलयुग में जन्मा भूंजर वो पुराना, वो योद्धा भूंजर नहीं है। उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका मकसद, सब कुछ बदल चुका है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम सोचते हैं कि एक महान रक्षक का पुनर्जन्म होगा तो वो किसी सुपर हीरो जैसा होगा, है ना? बहुत शक्तिशाली। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। पर स्रोत उसे एक तपस्वी बताता है, एक शोधकर्ता, प्राचीन विज्ञान का साधक। उसे बस अजीब सपने आते हैं, पंखों की परछाई दिखती है, धातु के दिल की धड़कन जैसी आवाज सुनाई देती है और संस्कृत के मंत्र गूंजते हैं। जैसे पिछले जन्म की यादें उसे बुला तो रही हैं, पर साफ साफ नहीं, पहेलियों की तरह। और व्यक्तित्व का ये जो बदलाव है ये बहुत जरूरी है। कहानी इशारा करती है कि नए युग को एक अलग तरह के रक्षक की जरूरत है। अच्छा। सतयुग या त्रेता युग में शायद एक बाहुबली योद्धा की जरूरत होती, लेकिन कलयुग की चुनौती अलग है। यहाँ दुश्मन कोई राक्षस नहीं बल्कि समय खुद है। तो यहाँ शारीरिक ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि और अध्यात्म की जरूरत है। एकदम सही। मतलब क्योंकि ये समस्या का रूप बदल गया। हाँ, इसलिए समाधान का तरीका भी बदलना पड़ा। उसे किसी तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान से लड़ना है। बिल्कुल। उसे किसी राक्षस को नहीं हराना बल्कि समय की एक पहेली को सुलझाना है। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है ना? क्या किसी समस्या का समाधान हमेशा उस युग के हिसाब से बदलता है जिसमें वो मौजूद है? इस कहानी का जवाब तो हाँ है। भूंजर का नया तपस्वी रूप इसी अनुकूलन का प्रतीक है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि शक्ति का मतलब हमेशा शारीरिक बल नहीं होता। कलयुग में असली शक्ति ज्ञान में है और चेतना में। और यही ज्ञान उसे एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है, इन धुंधली यादों और सपनों के पीछे भागते हुए। स्रोत कहता है कि उसने सब कुछ त्याग दिया, घर, नाम, आराम। और वो भी 20 साल के लिए। हाँ, पूरे 20 साल तक वो भटकता रहा, हिमालय की गुफाओं से लेकर रेगिस्तान के खंडारों तक।
वो 20 साल की कठोर साधना असल में उसकी तैयारी थी। वो सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहा था, नहीं, बल्कि खुद को उस ज्ञान को समझने और इस्तेमाल करने के लायक बना रहा था। और इस लंबी थका देने वाली खोज के बाद उसे मिलता है एक टूटा हुआ वैमानिक ग्रंथ। हाँ, और उसमें एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन लिखी है, विमान अब यंत्र नहीं, समय की पहेली बन चुका है। इस एक लाइन ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। मतलब वो उसे बस किसी गुफा में जाकर ढूंढ नहीं सकता। बिल्कुल, ये पंक्ति कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। विमान एक चीज नहीं, एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। उसे विमान तक किसी जगह के जरिए नहीं, बल्कि समय के जरिए पहुंचना होगा। उसे एक नक्शे के नहीं, बल्कि एक ऐसी चाबी की जरूरत है जो समय का ताला खोल सके। सही कहा। और यहीं पर कहानी शुद्ध पौराणिक कथा से निकलकर विज्ञान कथा के क्षेत्र में दाखिल होती है। वो एक काल यंत्र बनाता है, एक टाइम मशीन। हाँ, एक टाइम मशीन, लेकिन ये हॉलीवुड की फिल्मों जैसी कोई चमक धमक वाली मशीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि ये जिन चीजों से बनी है वो बहुत अजीब हैं। मंत्र, गणित और ध्यान। और ये संयोजन ही इस कहानी के दर्शन का केंद्र है। एक मिनट, पर ये थोड़ा अजीब नहीं है? मंत्र और ध्यान से टाइम मशीन बनाना, ये तो विज्ञान से ज्यादा अध्यात्म या कह लें कि जादू टोना लगता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और कहानी इसका सीधा सीधा वैज्ञानिक जवाब नहीं देती, लेकिन एक दार्शनिक जवाब जरूर देती है। अच्छा, वो क्या? यहाँ मंत्र का मतलब है केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा, गणित है ब्रह्मांड के नियम, उसकी संरचना, उसका कोड, और ध्यान है चेतना को उस एक बिंदु पर लाने की शक्ति जहाँ वो इन दोनों चीजों को एक साथ इस्तेमाल कर सके। तो मतलब वो इन तीनों को जोड़ता है? हाँ, आध्यात्मिक अभ्यास, वैज्ञानिक सिद्धांत और केंद्रित चेतना। ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सोच में विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक माना जाता था। बिल्कुल। काल यंत्र कोई बाहरी मशीन नहीं है, वो भंजर की चेतना का ही एक विस्तार है। समझ गया। तो वो असल में समय में यात्रा करने के लिए बाहरी ऊर्जा पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा और ज्ञान पर निर्भर कर रहा है। हाँ, और इस काल यंत्र का इस्तेमाल करके वो युग द्वार यानी समय का दरवाजा खुलता है। ये नजारा कल्पना करने में भी रोंगटे खड़े कर देता है। और वो सफल हो जाता है। वो समय का दरवाजा खोलकर शकुन विमान को ढूंढ लेता है, लेकिन वहां उसे क्या मिलता है? स्रोत के अनुसार विमान बहुत बहुत बुरी हालत में है, थका हुआ, पंख चले हुए, और उसका ऊर्जा कोर यानी उसका दिल बंद पड़ा है। वो जीवित है, लेकिन एक गहरी नींद में है, एक प्राचीन अवशेष की तरह। और फिर कहानी का सबसे भावनात्मक पल आता है। हाँ, जब विमान उससे मानसिक रूप से बात करता है। मैं तो ये पढ़ के चौंक गया था। वो कोई बेजान मशीन नहीं है। नहीं, उसमें चेतना, एक आत्मा है। और वो भूंजर से कहता है, मैं पुराने युग का हूँ, लेकिन तू नए युग का है। ये तो कमाल है। हाँ, विमान खुद अपनी सीमाओं को मान रहा है। ये कहानी का निर्णायक मोड़ है। बिल्कुल। वो एक संवाद भूंजर को सब कुछ समझा देता है। वो समझ जाता है कि वो पुराने विमान को सिर्फ ठीक नहीं कर सकता, उसकी मरम्मत करना वो काफी नहीं होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आप 500 साल पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन को आज के बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी उपमा है। वो काम ही नहीं करेगा। माहौल, जरूरतें, सब कुछ बदल चुका है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये प्रगति का एक शक्तिशाली रूपक है। आप नई समस्या पर पुराने समाधान लागू नहीं कर सकते। आपको विकसित होना होगा, अनुकूलन करना होगा, भूंजर को कुछ नया बनाना होगा। और वो बनाता है नव शकुन विमान। हाँ। स्रोत इसके डिजाइन के बारे में कुछ बहुत ही आकर्षक बातें बताता है। हल्का धातु का ढांचा, ऊर्जा यांत्रिक पंख, और सबसे शानदार बात कौन सी, जो मेरे दिमाग में अब तक घूम रही है, ये मंत्रों से नहीं बल्कि चेतना नियंत्रण से चलता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक विकास है ना? मूल विमान मंत्रों से चलता था, जो एक बाहरी आदेश प्रणाली है, लेकिन नवशकुन विमान चेतना से नियंत्रित होता है, जो एक आंतरिक प्रणाली है। स्रोत में एक बहुत गहरी पंक्ति है, यंत्र प्लस मानव इज इक्वल टू एक इकाई। इसका मतलब है कि पायलट और विमान अब दो अलग अलग चीजें नहीं है, नहीं, बल्कि एक ही इकाई का हिस्सा है। विमान वही करता है जो भूंजर सोचता है। कोई बटन नहीं, कोई लीवर नहीं, सिर्फ सोच। बिल्कुल। ये इस विचार को दर्शाता है कि तकनीक को बाहरी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए।